नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि अगर आप सिलेबस पढ़ लिए हैं तो हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बढ़िया है, रिलेवेंट है, उसके माध्यम से आप रिवीजन करें, ठीक है ना। उसी क्रम में मैंने जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हाल में हुई है, फिलहाल मैंने CDS के पेपर को लिया है और उसका जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। आप इस तरह से खुद से भी पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। तो इसका सेकेंड सीरीज है, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप जाके देखें और इस माध्यम से आप रिवीजन करें। क्वेश्चन आपको रटना नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप इसको अपने नोट्स में देखिए या फिर गाइड में देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना। पढ़ने का मेन तरीका या रिवीजन का मेन तरीका यही होता है। आप ऐसे गाइड से रिवीजन करते रह जाएंगे और आपको क्वेश्चन पकड़ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु नहीं है। तो उपधातु यानी कि ये पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है ना। इसका आंसर जर्मेनियम होगा, लेकिन एक बार आप पीरियोडिक टेबल को पहले समझें। आइए दिखाते हैं हम आपको एक बार पीरियोडिक टेबल। स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। इसको पढ़ने से पहले आप जो भी वैज्ञानिक इस पे अपना सिद्धांत दिए उसको आप पढ़ लें। एग्जाम्पल के लिए डोवेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीफ का आवर्त सारणी एवं मोसले का आवर्त सारणी, ठीक। ये चारों कब दिए, क्या इनका सिद्धांत रहा, ये सब आप पहले देखेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल का जो भी तत्व है या जो भी समूह है, हम बोलेंगे कम लिखेंगे ज़्यादा, आप सुनने पर ध्यान दें। उस समूह का क्रमवार श्रृंखला आपको याद रहना चाहिए, राइट। ये इधर से जो है ये आवर्त को दर्शाया गया है, पता होगा आपको। 7 आवर्त है पीरियोडिक टेबल में और 18 समूह, ये वाला जो है ये समूह है, राइट। इसमें आप ये रेड कलर का यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यही उपधातु है। क्वेश्चन एक पूछा गया था, पूछा भी जाता है कि पीरियोडिक टेबल में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको दर्शाती है या फिर इसका क्या काम है। तो ये धातु को अधातु से अलग करता है। इस रेखा के इस तरफ जो भी है ये धातु के श्रेणी में रखा गया है, एवं इस तरफ जो भी है ये अधातु के श्रेणी में रखा गया है, एवं इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पे ही उपधातु को दर्शाया गया है, जिसको आप रेड कलर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। तो देखिए 7 उपधातु है अभी वर्तमान में, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। जर्मेनियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि ऑप्शन में है, ये भी एक उपधातु है, राइट। उपधातु से आप अन्य भी फैक्ट याद रख सकते हैं कि उपधातु का यूज जो है वो अर्धचालक के रूप में किया जाता है, राइट। पीरियोडिक टेबल आप निश्चित रूप से ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। हलीना कोरब से फरियाद, इस तरह का बहुत सारा ट्रिक है यूट्यूब पे। पीरियोडिक टेबल आपको याद रहना चाहिए, साथ ही साथ इसका विशेषता भी आपको याद रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी केमिस्ट्री का ही है। सोने की पन्नी पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए जिम्मेवार है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था, आपको पता होगा। ये भी आप रटिए नहीं, केमिस्ट्री या फिर साइंस का जो भी चीज़ है उसको आप समझिए, ठीक है ना। NCERT का एक टॉपिक है परमाणु संरचना। आइए एक बार हम देख लें। NCERT का ही मैंने ये पेज लिया है परमाणु संरचना का। इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ से क्या पूछा जाता है कि इनके द्वारा हीलियम का द्विधनावेशित कण अल्फा कण लिया गया था, राइट। ये अल्फा कण क्या है, हीलियम का द्विधनावेशित कण है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको जो है सोने की पत्ती पे या सोने के चादर पे छोड़ा गया या वहाँ से प्रवेश कराया गया। तो उसका जो भी परिणाम निकला वो आप निश्चित रूप से देख ले। साथ ही साथ नाभिक पे या फिर परमाणु संरचना पे अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिया गया है। जैसे जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, J.J. थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये चारों आप पढ़ लेंगे, इसका परिणाम क्या निकला, क्या खोजे हुई,
सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और उस हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का ही है। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी थी? ऑप्शन है परमाणु की स्थिरता, परमाणु के केंद्र में नाभिक की उपस्थिति, तीसरा ऑप्शन परमाणु और नाभिक के आकारों की तुलना, चौथा ऑप्शन नाभिक धनात्मक रूप से आवेशित है। तो देखिए रदरफोर्ड का जब आप परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण खोज जो था वो नाभिक का इसमें किया गया था, राइट। ये भी पता चल गया था कि ये नाभिक धनात्मक है, साथ ही साथ परमाणु और नाभिक के आकार की तुलना, इस तो खैर अलग चीज़ है। परमाणु की स्थिरता को ये नहीं बता पाए थे। इस पे जो है नील्स बोर बाद में जो वैज्ञानिक है वो इसको स्पष्ट किए, और KL M एवं N कक्षा का पढ़ते होंगे, ये नील्स बोर के द्वारा ही दिया गया था। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो घूर्णन करता है, फिर चक्कर लगाता है, और परमाणु की स्थिरता को नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। तो नाभिकीय मॉडल द्वारा, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल द्वारा इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया गया था। नील्स बोर के भी परमाणु मॉडल को आप जाके एक बार पढ़ें। इसको आप लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है उससे भी पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया से इसका विस्तार वहाँ पे दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके केमिस्ट्री का ही है। क्वेश्चन है H पे 2+ यानी हाइड्रोजन पे 2+, हीलियम H2 और O पे 2+, ऑक्सीजन पे 2+ में क्रमशः उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। अभी सीडीएस का ही क्वेश्चन पूछा गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता है कि कोई भी कण अगर धनावेशित है, जैसे ऑक्सीजन पे 2+, इसका अर्थ क्या है? देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, आप धनात्मक है यानी आप कर्ज में नहीं है, आप किसी को दिए हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इसमें, एक ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ने किसी को दिया है यानी इसमें से 2 आप घटा लेंगे तो 14, ठीक है ना। इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन होगा। सॉरी O2 पे 1+ है, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। O2 पे 1+ यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन आप घटाएंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया गया है, यानी इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से H2 पे 1+ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, इसको आप लोग देख लेंगे। H2 पे 1+ यानी H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और एक किसी को दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आपका हट गया, नहीं होगा। या तो ये ऑक्सीजन में 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 15 आपको दिख रहा नहीं, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से आप इस दोनों का भी निकाल लें। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है दूसरे नंबर पे। फिर H2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका भी कंसेप्ट आप एक बार देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी का है। यहाँ से आपके CGL 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस संघ से स्पंज संबंधित है? ऑप्शन है पोरीफेरा, प्लेट, हेलमंथीस, नाइडेरिया, एनालिडा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पोरीफेरा होगा। आइए एक बार हम देख लें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखिए लुसेंट का मैंने ये प्राणी विज्ञान जो 8वां चैप्टर है वो लिया है। आपके पास अगर लुसेंट सामान्य विज्ञान हो तो आप उससे पढ़े, उसमें और ज़्यादा विस्तार से दिया गया। मेरे पास फ़िलहाल वो नहीं है, किसी को दे दिया है मैंने, नहीं तो उससे बताता आपको। यहाँ पे देखिए इसका विभाजन किया गया है, जंतु जगत का विभाजन, जिसमें एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जगत में बांटा गया है, 2 उपजगत में, ठीक है ना। 1 मिनट, इसका हम लाइट चेंज कर लें, कलर सॉरी। साथ ही साथ एक कोशिकीय को संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है एवं बहुकोशिकीय को 9 संघों में विभाजित किया गया है। इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे लुसेंट के सामान्य विज्ञान से। जैसे देखिए
9 उपसंघ में संघ पोरीफेरा है, संघ सिलेंट्रेटा है, संघ प्लेट हेलमिंथिस है। इसका क्या कौन कौन सा जीव है इसमें, साथ ही साथ क्या इसका विशेषता है, वो आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो स्पंज के बारे में पूछा गया था, संघ पोरीफेरा में आप यहाँ पे देखिए, ये संघ पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल यानी समुद्र में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय हैं, यानी कि 9 जगत जो भी है वो बहुकोशिकीय ही है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। शरीर में छिद्र, शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। इसके उदाहरण साइकन, मायोनिया और स्पंज है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसके सभी जगत को आप याद कर लेंगे, उसमें जीव कौन सा है और उसका कुछ विशेषता क्या है। देखिए सीजन 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्सर्जन के लिए फ्लेम कोशिका का यूज किस संघ के द्वारा किया जाता है। तो ये प्लेट हेलमिंथिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब निश्चित रूप से सामान्य विज्ञान से इसको विस्तार से पढ़ लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। तत्वों के समभारिकों में समान होता है, तत्वों के समभारिकों में समान होता है। ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा ऑप्शन द्रव्यमान की संख्या, चौथा ऑप्शन न्यूट्रॉनों की संख्या। समभारिक यानी कि भार समान होगा। समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, भार समान यानी कि द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान सेम होता है, द्रव्यमान संख्या सेम होता है, उसको समभारिक कहते हैं। आइए एक बार देख ले क्वेश्चन कहाँ आपको मिलेगा, इससे संबंधित फैक्ट। देखिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए, ठीक है ना। इसमें भी आप लुसेंट का सामान्य विज्ञान से पढ़ सकते हैं या फिर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है समभारिक, ये बोला लुसेंट का है, केमिस्ट्री का टॉपिक है समभारिक, आइसो बार। परमाणु द्रव्यमान समान होता है इसका, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये याद कर लें, एग्जाम्पल आपके जबान पे रहना चाहिए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग है, जबकि परमाणु द्रव्यमान तीनों का 40 है, ठीक है ना। इसी तरह से सम न्यूट्रॉनिक को भी आप याद रखेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक को भी आप याद रखेंगे, और सम स्थानिक आइसोटॉप्स को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम खुरदरी क्यों दिखती है। पहला ऑप्शन इसकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, दूसरा इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण, तीसरा ऑप्शन इसकी सतह पर लाइसोसोम की उपस्थिति के कारण, चौथा ऑप्शन है इसकी सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण। आपको पता होगा कि राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इस पर पाई जाती है, जिसके वजह से इसकी सतह खुरदरी दिखती है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है एक बार हम देख लें। देखिए ये भी एनसीईआरटी का मैंने 9th का चैप्टर लिया है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हूबहू यहाँ से उठा के वहाँ पे डाल दिया गया। देखिए 1 मिनट, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये वाला पढ़िए आप। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। यही क्वेश्चन आपसे सीडीएस में पूछा गया था, संभवतः सीजीएल में भी पूछा जाए। जो भी भावी परीक्षा है उसमें निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाएगी। जो भी कोशिका अंगक है उसको आप निश्चित रूप से यहाँ से देख लेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, उसके बाद गोल्जिकाएँ हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इस सारी की विशेषता क्या है इसको निश्चित रूप से आप पढ़ लें और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा लें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बायोलॉजी का है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन जिबरेलिन्स, एबिसिक एसिड, ऑक्सीन, थायरोक्सिन। तो बताइए आप कि कौन सा पादप हार्मोन इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो आइए हम एक बार देख लें कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है।
देखिए मैंने लूसेंट के साइंस जीव विज्ञान सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें आपको पादप हार्मोन यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एबिसिक एसिड है, एथिलीन है, फ्लोरीजेंस और ट्राउमेटिन। तो आपको जब भी पादप हार्मोन का मान लीजिए क्वेश्चन मिला तो उससे इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है या जो भी प्रश्न है उसको आप देख लें। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि ऐसे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो ऐसे आप ऐसे ही पढ़ते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। तो आइए अपने क्वेश्चन पे हम आ जाए। तो देखा आपने, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, एबिसिक एसिड पादप हार्मोन है, ऑक्सीन भी पादप हार्मोन है, थायरोक्सिन ये पादप हार्मोन नहीं है। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्ट में ही हम लोग अब बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मिस्टेक है यहाँ पे ऑप्शन, इसको आप लोग याद कर लें। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किससे बना होता है? ऑप्शन है पहला ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तीसरा ग्लूकोज प्लस सुक्रोज और चौथा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। मुख्य उद्देश्य भी हम लोग का यही है। देखिए पोषक पदार्थ, इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया। सुक्रोज डाइसेक्राइड के अंतर्गत, जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मैनोज है, ट्राइओज है। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इसमें से कौन सा मोनोसेक्राइड, इसको आप याद रखें। फिर डाइसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इसका घटक कौन कौन सा है उसको आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना है और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना है। आइए अपने क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन था अपना लैक्टोज किससे बना है, तो आंसर आपको मिल गया होगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ऑप्शन इसका 4 सही होगा, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से आप लोग पढ़िए और रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।